बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी 9th चैप्टर 1 का आज हम लेक्चर 10 लेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं। अब तक हम पिछले लेक्चर्स में सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लेवल जो है जिसको हम स्टडी करेंगे वो है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल, हर जानदार जो है ख़ास तौर पे बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनको हम हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जिनके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके इन जानदारों में एक पूरा इंडिविजुअल लेवल बनाते हैं। यहाँ ये बात समझने वाली है कि ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तमाम के तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये फंक्शंस के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर और एक्टिविटीज़ के अंदर पाई जाती है और जानदार के तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलजुल के एक इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। यहाँ हम ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेते हैं। जैसे इंसान जब हार्ड एक्सरसाइज करता है तो हार्ड एक्सरसाइज करते हुए इसका मस्कुलर सिस्टम जो है वो मेहनत करता है, मुशक्क़त में आता है और इस मस्कुलर सिस्टम के ज़्यादा काम करने की वजह से इसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये जो ज़्यादा एनर्जी है ये कहाँ से आएगी? ये आएगी हर सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अब सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज़ करने का प्रोसेस क्या होगा कि जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होंगे और एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी मसल सेल अपने काम के अंदर या एक्सर्शन या वर्जिश के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ी, मस्कुलर सिस्टम ने ज़्यादा काम करना शुरू किया, रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो गई, ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ गई, इसके फ़ौरन साथ ही ब्रीदिंग सिस्टम यानी लंग्स और उसके असेसरी ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके ज़्यादा काम करना शुरू करेंगे, उनकी वर्किंग भी बढ़ जाएगी। अब जब ब्रीदिंग सिस्टम बढ़ेगा यानी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज तेज़ हो जाएगी, वहीं पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स पे मुश्तमिल है उसके काम करने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। लिहाजा ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम यानी मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ड एक्सरसाइज की सूरत में वेल कोऑर्डिनेटेड काम करना शुरू कर देंगे और आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ पूरी वर्किंग कैपेबिलिटी के अंदर काम करेंगे। तो अब ये जो इंडिविजुअल लेवल है ये यानी कि मुख्तलिफ जानदार और एक जानदार का बन जाना, तो एक से ज़्यादा जानदार मिलके जो सेम स्पीशी पे मुश्तमिल हो वो पॉपुलेशन लेवल बनाते हैं। यहाँ आप याद रखें कि स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग। यानी स्पीशी जानदारों का एक ऐसा ग्रोह होता है जो इंटरब्रीडिंग के ज़रिए नए जानदार, अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सके और जो नए जानदार पैदा हों वो भी इस काबिल हों कि नए जानदारों को ब्रीड कर सकें और पैदा कर सकें। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशी कहते हैं। अब ये जो स्पीशी है इंडिविजुअल्स मिलके पॉपुलेशन लेवल बनाते हैं। तो पॉपुलेशन लेवल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सेम स्पीशी एक ही जगह पे रह रही हो, सेम प्लेस पे और सेम टाइम में, तो इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम पॉपुलेशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ह्यूमन पॉपुलेशन की। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ये सेम स्पीशी है, इस तरह सेम प्लेस क्या है पाकिस्तान, सेम टाइम क्या होगा 2010। तो 2010 में पाकिस्तान में जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियन थी। यानी ये पॉपुलेशन एक ही स्पीशी की, एक ही तरह के इंडिविजुअल्स की है और सेम प्लेस पे सेम टाइम पे मौजूद है। लिहाजा इन इंसानों के ग्रुप को जो पाकिस्तान में 2010 में रहता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ कम्युनिटी लेवल। डिफरेंट पॉपुलेशंस जो
आपस में इंटरेक्ट करें या जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ हो, उस पॉपुलेशन को, उन पॉपुलेशंस को हम सेम एनवायरनमेंट में जब स्टडी करते हैं तो ये कम्युनिटी लेवल कहलाता है। अब कम्युनिटी लेवल की हमारे पास एग्जांपल क्या है? फॉरेस्ट कम्युनिटी। जैसे एक जंगल है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पाए जाते हैं, फंजाई की भी डिफरेंट टाइप्स और स्पीशीज़ हैं और एनिमल्स की भी मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। तो ये अब डिफरेंट स्पीशीज़ और डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट जानदारों की पॉपुलेशन जो हैं वो जब मिलजुल के फॉरेस्ट के अंदर रहेंगी और हम उसको स्टडी करेंगे तो ये हमारा कम्युनिटी लेवल बनेगा। इसी तरह पॉन्ड कम्युनिटी। अब एक पॉन्ड के अंदर क्या है? उसके अंदर मछलियाँ भी हैं, उसके अंदर फ्रॉग्स भी हैं, उसके अंदर कछुआ भी होगा, उसके अंदर एक्वेटिक प्लांट्स या आबी पौधे भी होंगे। तो ये सारी की सारी पॉपुलेशंस जो हैं, जब हम उनको कलेक्टिवली स्टडी करेंगे तो ये हमारा कम्युनिटी लेवल बन जाएगा। लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ बायोस्फीयर लेवल। पार्ट ऑफ अर्थ, दुनिया के तमाम हिस्से इनहेबिटेड ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे जानदार रहते हों वो इस जोन ऑफ लाइफ या इस बायोस्फीयर का हिस्सा है। ये जो जोन ऑफ लाइफ है, इसको हम दूसरी तरह डिफ़ाइन करें तो दुनिया में पाए जाने वाले तमाम इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम जो हैं वो दो चीज़ों का मजमुआ है, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स बुनियादी तौर पे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट। ये वो फैक्टर हैं जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इन फैक्टर्स के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। तो एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स के मजमूए को, और बायोटिक फैक्टर्स क्या है? लाइफ उन तमाम जानदारों में, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, तो ये एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर मिल के जो इकोसिस्टम बनाते हैं और दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम इकोसिस्टम जोन ऑफ लाइफ कहलाते हैं, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर की मोटाई ज़मीन से लेके बल्कि समंदर की तह में भी अगर जानदार या ऑर्गेनिज़म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही हों, मौजूद हैं, वहाँ से शुरू होती है और पहाड़ों की चोटियों तक, जहाँ पे कि कोई भी सिंगल जानदार, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो, ये तमाम का तमाम जोन, एरिया बायोस्फीयर का हिस्सा है।